हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों में आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 35 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है। टेस्ट नंबर 7 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका राइट हो जाएगा साथियों, संघीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? आपका राइट हो जाएगा के.एस. हेगड़े। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो राइट हो जाएगा के.एस. हेगड़े। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो सर्वाधिक समय तक आसीन रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें इंदिरा गांधी। ठीक है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो साथियों आपका इसमें राइट हो जाएगा संसदीय प्रणाली। जो संसद की जो प्रणाली है हमारे भारत में, वो इंग्लैंड से ली गई है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भारत को 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी, वो किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों वो जानी जाती है माउंटबेटन योजना। किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए संविधान सभा का, तो राजेंद्र प्रसाद है, वो स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। किसमें निहित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित किसमें है? भारत के संविधान में। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? कौन सा वाद है जो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया है?
तो वो वाद कौन सा है साथियों? वो आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया है। जो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, 300 के अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। ठीक है, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास किसमें निहित है? दोनों में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा है जो मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता। तो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में ये मूल अधिकार नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार शामिल था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 301 के अंदर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है तो वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पर गति गलत लिखा है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ये सभी आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, ये सभी अंतर्निहित है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व देते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, आपका इसमें राइट हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संप्रेक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार में वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? किसके लिए काम करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें संघ तथा राज्य सरकारों के लिए। संघ तथा राज्य सरकार के लिए। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? आपका इसमें राइट हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? नियुक्ति की अवधि कितनी होती है?
तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, 6 वर्ष, मान लो कि अभी 55 वर्ष के हैं और 6 वर्ष हो जाएंगे, ये 61 वर्ष के होते हैं, तो समाप्त हो जाएंगी उनका नियुक्ति का अवधि समय। और या आप मान लो कि 60 वर्ष के बने हैं और 5 सालों के बाद में 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो भी उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाएगी, जो भी पहले वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? किसे सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों A.K. चंदा को। किसको? A.K. चंदा को। भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो आपका राइट हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है सर। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? कौन सी समिति कार्य करती है? तो आपका राइट हो जाएगा लोक लेखा समिति कार्य करती है सर। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें 7 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, 35 क्वेश्चन थे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।